Hello everyone, welcome to this amazing platform of grammar lessons online जहाँ पे आप सीख सकते हैं फ्रेंडली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना बिना किसी हिचकिचाहट के, वो भी एकदम फ्री में ऑनलाइन। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और आज हम करने जा रहे हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे इन विच स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, पर आज हम इसे इजीली कंप्लीट करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो फिर चलो करते हैं शुरुआत आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। सबसे पहले देखते हैं टारगेट्स एंड दैट इज बेसिक थिंग्स इन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। देन आता है हमारा फॉर्मेट एंड द थर्ड इज कॉमन लाइंस। ओके, सो दे आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स इन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। तो बता देती हूँ मैं, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, इसमें बस बेसिक थिंग्स आएंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के। सबसे पहले है इंट्रो। इंट्रो में हम लिखते हैं 3 थिंग्स: हुक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड थीसिस इन्फॉर्मेशन। और मैं इसे कैसे लिखते हैं मैं आपको फॉर्मेट में सिखाऊंगी, इसलिए मैं बस बता दे रही हूँ अभी बेसिक थिंग्स क्या है। हुक मतलब है ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, कुछ ऐसा लिखना है जिससे रीडर का अटेंशन ग्रैब खींचा जाए इन योर ऐसे। फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट अबाउट द टॉपिक एंड देन थीसिस इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू क्लियरली स्टेट द क्लेम और पोजिशन। आपको बताना पड़ेगा कि यू आर फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। सो paragraph 1 and paragraph 2 are mainly same but the paragraph 3 is different. तो पैराग्राफ 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस अबाउट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। आपको स्टेट करना है मेन पॉइंट। पहला मेन पॉइंट स्टेट करने के बाद एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है सबूत, टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट, मतलब फिर आपको उसे एक्सप्लेन करना है, फिर सबूत देख के अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना है with providing supporting facts. Then यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा है बट ट्रांजिशन सेंटेंस टू नेक्स्ट पैराग्राफ होगा। इसका मतलब है लिंक टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर आपको ऐसा ट्रांजिशन सेंटेंस लिखना है जो कि आपके नेक्स्ट सेंटेंस को एक साथ लिंक कर दे। फिर आता है हमारा पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 भी सेम है, टॉपिक सेंटेंस अबाउट सेकंड आर्ग्यूमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें सेकंड मेन पॉइंट, सेकंड हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसे पेश करना है, उसे राइट करना है। फिर वही हम लोग सेम करेंगे, एक्सप्लेनेशन, एविडेंस। चलो दूसरे पेज में चल के समझते हैं। टॉपिक सेंटेंस अबाउट सेकंड आर्ग्यूमेंट मतलब सेकंड मेन पॉइंट लिखना है। फिर आपको वही एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस देना है टू सपोर्ट आर्ग्यूमेंट 2, मतलब सपोर्टिंग फैक्ट्स लाना है जिससे कि आप एक्सप्लेन कर सको और एनालाइज कर सको। एविडेंस मतलब सबूत देना पड़ेगा कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है। फिर आता है ट्रांजिशन सेंटेंस टू नेक्स्ट पैराग्राफ। फिर इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ से लिंक कर देना है, सिंपल। और फिर हमें लिखना है पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 जो है वो इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2, क्योंकि पैराग्राफ 1 में हम लोग मेन पॉइंट को स्टेट करते हैं बट पैराग्राफ 3 में हम लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट स्टेट करते हैं। डैट मीन्स ऐसा आर्ग्यूमेंट आपको लिखना पड़ता है जिसे आपको रिफ्यूट भी करना पड़ता है। फिर आपको बताना है कि ये गलत है। कोई बात नहीं, अगर आप लोग को ये नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट की बात जो कॉमन लाइंस कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वो भी आराम से लिख सकते हैं एंड 20 आउट ऑफ 20 आराम से स्कोर कर ले इन योर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। ओके, तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट के बाद आपको वही करना है जो आप लोग कर रहे हो योर पैराग्राफ 1 एंड योर पैराग्राफ 2 में। एक्सप्लेन करो, एविडेंस करो, बट इसमें कुछ अलग करना है। इस काउंटर आर्ग्यूमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि ये पार्टली ट्रू है, डैट मीन्स ये गलत है, आधा सच है मतलब ये आधा गलत भी है। फिर उसे रिफ्यूट करना है उस काउंटर आर्ग्यूमेंट को जो आपने स्टेट किया है। फिर एंड ट्रांसलेशन टू कंक्लूजन, और फिर जैसे हम लोग ट्रांसलेशन टू नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं उसी तरह यहाँ पैराग्राफ 3 के बाद आता है कंक्लूजन, इसलिए ट्रांसलेशन करो, लिंक करो कंक्लूजन के साथ। अब करेंगे हम कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे पहले हम लोग समरी ऑफ मेन पॉइंट्स, जितना भी हमने पॉइंट्स लिखा है उसको कंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे। फिर रिस्टेट द पोजीशन, जो हमने पहले कहा था हम लोग फॉर या अगेंस्ट, तो उसे फिर रिस्टेट करना है। देन फिर एक क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आता है हमारा फॉर्मेट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का।
सबसे पहले हम लोग को लिखना है राइटिंग फॉर और अगेंस्ट द मोशन. If you are writing for the motion, then you are going to write writing for the motion, and if you are writing against the motion, then you are going to write writing against the motion. Then आपको लिखना है टाइटल. You have to give a title. That means अगर कोई जो क्वेश्चन दिया वो भी उतार के लिख सकते हो. फिर बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है, और फिर बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है, और फिर बॉडी पैराग्राफ 3 लिखना है, और एट लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना है. अब चलते हैं कॉमन लाइंस के ऊपर. अगर आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती कि आप आर्ग्यूमेंटेड ऐसे को लिख लो, तो आप इन लाइंस को यूज़ करके अपने ऐसे में आराम से लिख सकते हो. सबसे पहला स्टार्टिंग करना है राइटिंग फॉर और अगेंस्ट द मोशन से. फिर आता है इंट्रो में हम लोग ये लिख सकते हैं, इन रिसेंट ईयर्स द इशू ऑफ, फिर आपको टॉपिक लिखना है, हैज़ स्पार्क्ड अ हीटेड डिबेट. ये हमारा हुक के लिए, दैट मीन्स अपने रीडर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए. और फिर आता है आई एम इन फेवर ऑफ, टॉपिक लिखना है, या फिर आई एम इन अगेंस्ट ऑफ, टॉपिक लिखना है, और फिर बिकॉज दे के लिखना है. ये है हमारे लिए थीसिस इन्फॉर्मेशन. इसमें बताना है हमें या फिर हम लोग फॉर है या फिर अगेंस्ट है इस ऐसे के. ठीक है. फिर है बॉडी पैराग्राफ 1. इसमें लिखेंगे हम लोग वन ऑफ द रीजन्स वाई आई सपोर्ट, फिर टॉपिक लिखना है, इज़ डैट, आपको पॉइंट देना है. आप चाहो तो स्टार्टिंग पैराग्राफ के ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक और तरह बताऊंगी, एक और मेथड, वो भी हमारे एग्जाम्पल में. अब देखते हैं बॉडी पैराग्राफ 2. आप ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे पैराग्राफ का स्टार्टिंग ऐसे करना, एंड देन नहीं ऐसा तो नहीं था, यहाँ पे होगा अनदर रीज़न वाई आई बिलीव इन टॉपिक इज़ डैट, फिर पॉइंट, एंड देन नहीं होगा, अनदर होगा. फिर आता है बॉडी पैराग्राफ 3. इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम पीपल में आर्ग्यू डैट, काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना है, देन बट आई डिसएग्री बिकॉज, रिफ्यूटेशन लिखना है. अब हम लिखेंगे कॉन्क्लूज़न हम लिखते हैं ऐसे, इन कॉन्क्लूज़न आई फर्मली बिलीव डैट, और फिर आपको थीसिस स्टेटमेंट लिख देना है. अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में. हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हम लोग कैसे लिखते हैं. हमारे ऐसे का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन्स शुड बी अलाउड इन स्कूल्स. तो ये अब हमारा मन है कि हम लोग इसे फॉर द मोशन लिखें या फिर अगेंस्ट लिखेंगे. तो यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर द मोशन. तो फिर इस लाइंस में मैंने कॉमन लाइंस में यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहली कॉमन लाइंस बता चुकी हूँ, तो मैं फिर से उस कॉमन लाइंस को यूज़ नहीं करूँगी. आप चाहे तो आप लोग यूज़ करके लिख सकते हैं. मैं अलग अलग लाइंस यहाँ पे लाई हूँ, क्योंकि आप ये वाला भी लाइन सीख लें और इसे यूज़ करना भी जान लें. तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग राइटिंग फॉर द मोशन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर द मोशन लिख रहे हैं, ना कि अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हैं. फिर आपको टाइटल देना है, जैसे हमने क्वेश्चन से निकाल के दे दिया, मोबाइल फ़ोन शुड बी अलाउड इन स्कूल्स. तो फिर हमारा इंट्रो है, मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स. However, their use in schools is a topic of debate. While some people think that mobile phones should be banned in schools, I strongly believe that they should be allowed. तो फिर ये रहे हमारे फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ. Firstly, mobile phones can be a valuable tool for learning. With the internet at their fingertips, students can quickly access information and resources that can aid their studies. Aid मतलब होता है help. They can also use educational apps that can make learning more engaging and interactive. For example, students can use apps like Khan Academy, Duolingo, and Coursera to learn new concepts and skills. Next para. Secondly, mobile phones can be a safety net for students in case of an emergency. Students can quickly contact their parents or guardians. This can be especially useful for students who travel alone to school or participate in extracurricular activities. Moreover, mobile phones can also help teachers and school administrators to stay in touch with parents and keep them updated about school events and activities. Now, this is your third paragraph, which consists of counter argument. On the other hand, some people argue that mobile phones can be a distraction in the classroom. They claim that students will spend more time texting their friends or playing games than paying attention to the lesson.
However, this can be mitigated by setting clear rules and guidelines for mobile phones use in schools. For instance, schools can allow students to use their mobile phones only during breaks or for specific educational purposes. In conclusion, mobile phones should be allowed in schools. They can be a valuable tool for learning, a safety net for students, and a means of communication between teachers, administrators, and parents. By setting clear rules and guidelines, schools can ensure that mobile phones are used responsibly and effectively. Thank you. Like, subscribe, and share.